सबसे पहले तो एग्रीकल्चर से आप देखेंगे तो मेन जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं, आप अगर एग्रीकल्चर में देखेंगे तो आपका लैंड होल्डिंग बहुत छोटी-छोटी हो गई। जिसको हम कहेंगे कि भई जो किसान है आपका, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं मतलब, वो एक बड़ी संख्या में उभर कर के आए हैं। उसी को हम देखें तो ये कहा भी गया है कि हरित क्रांति जो है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन में चेंज हुई। तो ये आपका इम्पैक्ट हमें दर्शाता है। वही इम्पैक्ट हमें दिखा रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे रेड रिवॉल्यूशन में चेंज होगी मतलब। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है कैसे रेड रिवॉल्यूशन में चेंज होती है, तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि हरियाणा में जैसे मार्जिनल फार्मर होने के कारण इनको लेकर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है आपका सॉरी भाई इंटरप्ट हो गया था थोड़ा सा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन रेड रिवॉल्यूशन में कैसे चेंज हुई, हमें थोड़ा सा ये देखना है। तो मार्जिनल आपका जो फार्मर्स थे उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ मतलब। जैसे आपका जो हमारे यहाँ फसल आई गेहूं की, चावल की, तो मार्जिनल फार्मर कितना फायदा उठा पाएगा। फिर दूसरा हमारा ज्योग्राफिकल इरिगेशन के आप पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो भी आपका जो है आपका इरिगेशन भी आपका जैसे साउथ हरियाणा में है, तो वहां भी आपका देखेंगे कि भी बहुत ऐसा एरिया है जहां आपका बिल्कुल ही नहीं पहुंची। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी, इरिगेशन की थी, लैंड होल्डिंग छोटी थी। दूसरा आप देखेंगे कि जो केमिकल्स, यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इससे जो आपका वाटर जो पोल्यूशन हुआ, एक बहुत बड़ा आपका रीजन ये भी रहा कि वाटर पोल्यूशन। फिर दूसरा जो हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन के अलावा आपका जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो लगातार घटती चली गई। एक समस्या ये भी। दूसरा हम कहते हैं कि भाई आपका जैसे अभी सरकार ने बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया है आपका, कि एक लिमिट में ही आपका जो है आपकी की फसलें खरीदी जाएंगी। भले ही आपका एमएसपी दे रही है गवर्नमेंट, बट वो जो है आपका एक लिमिट में खरीदना हो गया, सब लगभग ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। एक वो भी आपकी एक बड़ी समस्या रही है। दूसरा जो है हम देख रहे हैं कि जो है खेती की तरफ जो मॉडर्न जो आपका टेक्निक्स है आपका, हरियाणा ने अपनाई तो मॉडर्न टेक्निक्स, बट उसके बावजूद भी जब हम यूरोपियन कंट्री से देखेंगे, चाइना से देखेंगे, तो उसके मुकाबले बहुत पीछे रह गए हम। इसलिए जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो घटा, और दो नई टेक्निक से जैसे रिसर्च का ऊपर के भी देखेंगे हम, तो रिसर्च भी उस टाइप से नहीं हो पाया। हरियाणा में पूरे में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह आपका हिसार आपका है, वो केवल एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो उससे आपका इतने हरियाणा का इतने बड़े एरिया का क्या आपका जो है नॉर्मल चीजें हो सकती हैं उससे। फिर दूसरा किसानों की आपका कम पढ़ा लिखा होना, उससे क्या हुआ, ओवर इरिगेशन एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके आई। उससे सेम की समस्या उभर करके आई, उससे सिलेंडर की लवणता की समस्या उभर करके आती है। भूमि कलर हो गई, भूर हो गई, रेई आ गई। जैसे आपका रेई से क्या हो जाता है कि बहुत सारे एरिया में आपका फसल होती ही नहीं। हाँ, जिंक का इस्तेमाल किया जाता है बाद में, हालांकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, बट आज भी वो समस्या बनी हुई है। नहरों आपके किनारे, रजवाहों के किनारे, रजवाहा आपका जो छोटी चैनल होता है नहर से निकलता है, उनके किनारे भूमि जो आपका आज भी आपका अनप्रोडक्टिविटी आपका है, उसकी उसमें कोई उत्पादन होता ही नहीं है, फर्टाइल नहीं रही वो। तो बहुत सारे इश्यूज थे मतलब, जब आप देखेंगे हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर के। दूसरा आपका एक जो सेक्रेसिटी ऑफ वाटर है, तो आपका इतना जल का दोहन कर लिया गया है कि ट्यूबवेल की लगाने की क्षमता बहुत सारे एरिया में 10-10 लाख रुपए चली गई है। ऐसे में जो नॉर्मल फार्मर है, वो कैसे इसको जो है आपका साइन कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है ही नहीं इतनी।
कि वो ये चीज़ों को लगा पाए। फिर एग्रीकल्चर से मैं देखें ट्यूबवेल की, बिजली आपका बहुत आपका खेत-खेत नहीं पहुँची है बट बहुत एरिया बाकी बचे हुए हैं जहाँ पर आपका पेट्रोल डीज़ल वगैरह से जो है आपका आज भी काम लिया जा रहा है डीज़ल से। तो एक ये समस्या है। तो बहुत सारी मेजर इश्यूज़ हैं जो हम देखते हैं गाँव में। तो अब उसके बाद जो हमारा इंफ्रा है, इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में, वो बहुत थोड़ा है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर आ नहीं रहा। तो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसका बहुत बड़ा अभाव है। हरियाणा में आपका कुछ एरिया में जैसे आपका कैथल है, करनाल है, यहाँ पे आपका धान की आपका फैक्ट्रियाँ हैं। बट उसके अलावा तो पूरे हरियाणा में आप देखेंगे उन एरियाज़ के बाद बहुत सारे हरियाणा में है ही नहीं। फिर खेती के साथ-साथ में पशुपालन, एक बहुत इम्पोर्टेंट है आपका उसकी सहायक क्रिया सब्सिडरी है। तो वहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जो हम कहें कि उसमें कोई रिसर्च प्रॉपर हो रही है। हालाँकि हिसार में रिसर्च सेंटर है, करनाल में रिसर्च सेंटर है, मुर्रा नस्ल की भैंसें उन्नत हैं, पर उसके बावजूद भी बहुत कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला उनकी नस्ल में। गाय की नस्ल तो लगभग आपका जो देसी नस्ल थी वो लगभग समाप्त हो गई। उसको तो लोगों ने निकाल ही दिया। बैलों को निकाल दिया, गाय को निकाल दिया। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या उभर कर के आ रही है पशुधन के साथ में। अब जो है आप देखेंगे एग्रीकल्चर में ये तो मैंने आपको बताया कि मेजर जो आपका प्रॉब्लम्स थी आपका जिसको आपको एड्रेस करना है आपके आंसर में। तो अगर आप वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो फिर नेचुरल सी बात है कि भई आपका जो आंसर है, वो ढंग से नहीं डेवलप हो पाएगा मतलब। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए हरियाणा की। फिर हरियाणा के जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं जैसे आपको मैं ये है कि भई जो शिवालिक है, शिवालिक का पता होना चाहिए कि वहाँ कौन-सी क्रॉप्स होती हैं। जैसे धान आपका वहाँ मुख्य है, गेहूँ मुख्य है। ठीक है, हमारे यहाँ धान और गेहूँ के कारण एक फसल का पैटर्न डेवलप हो गया। उस पैटर्न से भी प्रोडक्टिविटी घटी है मतलब। तो इन सब के कारण जो है आपका ये हरित क्रांति लाल बदल गई है मतलब ये रेड रिवॉल्यूशन हो गई है मतलब। इसलिए आपका हरियाणा की सरकार कह रही थी कि हमें 20% भूमि पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ये सरकार का एक आपका टारगेट था कि भाई 20% भूमि पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं ताकि इन प्रॉब्लम से हम मुक्ति पा सकें। चावल की फसल के लिए भी हाँ जी रेड रेवोल्यूशन क्या है सर? यही बता रहा हूँ ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन रेड में बदल गया यानी कि उसके जो परिणाम थे जैसा हम सोच रहे थे बहुत अच्छे होने थे वो बुरे हुए मतलब उससे अनइक्वलिटी बढ़ गई। उससे हमारी जो भूमि की फर्टिलिटी थी वो ज्यादा गिर गई। उससे भूमि में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। उससे डेजर्टिफिकेशन बढ़ा। उससे जो है आपका वाटर स्कैरिसिटी बढ़ी। ये एक आपको उससे कैंसर की समस्या बढ़ करके आई। तो ये जो चीजें थी ये हमें देखनी है हरियाणा में कि भाई ये चीजें उभर करके आ रही है। और इस पर जो है आपका प्रोफेसर जसवीर सिंह का काफी अच्छा काम है आपका। उसमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा आपका जो वो बुक लिखते हैं तो उसमें वो पार्टिकुलर मेंशन करते हैं इन चीजों को कि ये जो आपका इश्यूज थे आपका फिर ये तो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ ही एक इशू बढ़ने लगा था कुछ साल बाद ही कि रेड रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन में बदलती चली जा रही है। तभी तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बातचीत हमने की थी। तो इसलिए जो है आप देखेंगे कि ये जो चीज है आपका मैं कह रहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन रेड रेवोल्यूशन में बदल गई है आपका। यूपीएससी में कई बार आपका पूछने की संभावना होती है इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं या जर्नल भी पूछ सकते हैं आपसे क्योंकि ये आपका फेमस है आपका जो चीज मैं आपको बता रहा था हाईलाइटेड है मतलब। अब दूसरा हमने जैसे डिस्कस किया था आपका हमारा शायद मेरे ख्याल से पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था अरावली और आपका उससे पहले जो है अरावली से पहले मैंने डिस्कस किया था शिवालिक। शिवालिक का तो लगभग ही डिस्कस कर दिया था और अरावली भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि भी वहां पर जो है आपका किस जगह पर आपका उसका लोकल नेम क्या है। जैसे फरीदाबाद आपका एरिया कहाँ कहाँ है पहले तो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुरुग्राम फरीदाबाद में है। फिर नुहू में इसको कहते हैं मेवात की पहाड़ियाँ या मेवात भी नाम भी है उसका। फिर महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ियाँ चौबंद ऋषि का आश्रम में मैंने आपको बताया था। इंदौरी की पहाड़ियाँ नुहू में है। तो शाम की पहाड़ियाँ भिवानी में है और खानक की पहाड़ियाँ जहाँ से आपका बहुत सारा रेती रोड़ी बजरपुर जो आपका कंस्ट्रक्शन में काम होता है जो क्रेशर वगैरह से बनता है पत्थरों को पीस पीस करके वो लाया जाता है। इलीगल माइनिंग बहुत बड़े स्तर पर होती है। खानक की पहाड़ियाँ लगभग समाप्त कर दी लोगों ने मतलब। टांकरी की
बढ़िया रेवाड़ी में है। इलीगल माइग्रेशन मतलब आपका ये कोई ऐसा एरिया नहीं बचा आपका जो हर जगह ही हो रहा है, मतलब आपको कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पे आपका ये इलीगल माइग्रेशन सॉरी माइनिंग ना हो रही हो। मतलब फिर मैंने आपको चारों पार्ट बताए थे हरियाणा के, आपका भाबर था, बांगर था, खादर था, तराई था, तो ये चारों बताए थे। तो चारों में भाबर तो आपको पता ही है कि जो पहाड़ियाँ उसका फुट हिल्स में है, मतलब उसके बाद में आपका नीचे उसके तराई है जहाँ नदियाँ बाहर आ जाती हैं। ये आपका यमुनानगर और अम्बाला और पंचकुला के दक्षिणी पार्ट में है तराई। यहीं से आपका जो आपका एक मैदान का निर्माण होता है, वो मैदान जो है आपका लगभग आपको अरावली तक चला जाता है। जो हमारा अरावली का पार्ट है, वहाँ तक एक मैदान का निर्माण हो जाता है, वो वहाँ तक चला जाता है। उसके साथ-साथ में बांगर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम कहते हैं। तो वो जो आपका एक ऊँचा मैदान है, बाढ़ कम आती है। तो ये जींद, हिसार, रोहतक में है आपका। कैथल, सोनीपत, करनाल में भी है। बट आपसे ये पूछे कि बांगर क्या नॉर्थ हरियाणा में अम्बाला, पंचकूला और यमुनानगर में, तो बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ नहीं है। फिर खादर है आपका यमुना के किनारे किनारे, मतलब तो खादर बेसिकली वो यमुना के किनारे ही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आपको जो है बताया था मैंने आपको कि हमारे यहाँ पे आपका जब हम देखेंगे कि बारिश की बात हम करते थे, तो बारिश है आपका दो प्रकार की है। एक आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी कुछ दिन पहले हुई थी, मेडिटेरियन सी से होती हुई, फारस की खाड़ी से होती हुई, आपका जो जेट स्ट्रीम है उसके प्रभाव में आकर के हमारे यहाँ पे बारिश होती है। और गेहूं के लिए बहुत फेमस बारिश है, उसको मावट कहते हैं। ये लोकल नेम पूछ सकता है आपका कि उसका रीजनल नेम क्या है। मावट है, मोठ भी कह देते हैं देसी भाषा में, या शुद्ध हिंदी में आप उसको मावट कह सकते हैं। फिर जो है आपका लू है आपका। लू तो आपको पता है कि जो मार्च के बाद से खास करके अप्रैल, मई और मिड जून तक, मतलब लगभग आपका 15-20 जून तक का आप टाइम मान लीजिए आप, तो तब तक जो है आपका बहुत गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिससे हेजा हो जाता है, पानी की बहुत कमी हो जाती है, ये बीमारी पैदा होती है इससे। और दक्षिण पश्चिम हरियाणा इससे प्रभावित है। जो दक्षिण पश्चिम जैसे हिसार है, सिरसा है, ये दक्षिण पश्चिम में आपका भिवानी है। तो ये जो एरिया है इससे बहुत इफेक्टेड है, मतलब इन एरियाज में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, लू का इम्पैक्ट। जो आपका एक लोकल विंड है, जब आप हवाएं पढ़ते हैं, विंड्स पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी आपका हरमटन वगैरह जो पढ़ते हैं आपका वर्ल्ड लेवल पर, चिनूक वगैरह, चिराको, ये जो पढ़ते हैं, तो इसमें आपका लू भी एक आपका है, जो आपका हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के भाग में, हरियाणा के भाग में, राजस्थान के भाग में इस एरिया को इफेक्ट करती है। फिर आपका जब हम देखते हैं आपका दूसरी जो बारिश है वो सिंपल है, बिल्कुल मानसून है। और मानसून की जो बारिश है आपका, ये तो जैसे मैंने अभी मावट बताई थी पश्चिमी विक्षोभ वाली, ये सर्दियों में आती है, दिसंबर जनवरी के महीने में। अभी जनवरी में आई थी, पहले नवंबर में भी आ जाती थी, बट थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के कारण आगे शिफ्ट हो गई। मतलब दिसंबर में स्टार्टिंग में आती थी, अब दिसंबर में भी एंड में जाकर के हो रही है, या एंड में नहीं हो रही तो जनवरी में हो रही है। तो यानी कि नवंबर दिसंबर से शिफ्ट होती हुई आपका यहाँ तक आप पहुंची है। फिर हम मानसून को देखेंगे, तो मानसून को हम दो पार्ट में बांट करके देखेंगे, एक प्री मानसून, एक पोस्ट मानसून और एक मानसून, तीन भागों में देखेंगे। प्री मानसून तो वही है जून का, जो 15 जून के बाद है आपका थोड़ी बहुत बारिश आएगी, तो हम उसको प्री मानसून कहेंगे, जिसमें आपका जो आंधी वगैरह है, धूल वगैरह है, वो थोड़ी सी दब जाती है। फिर हम आपका मानसून का सीजन देखेंगे, तो वो जुलाई से आपका मान सकते हैं, आपका 30 जून के बाद से आपका जो है आपका ये हमारे यहाँ पे इफेक्ट होता है मानसून का। और मानसून जो है आपका इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन, तो मानसून जो है आपका हम देखेंगे तो वो किस एरिया में किस कितने कितनी बारिश करती है, तो दक्षिण पश्चिम में और खास करके दक्षिणी हिस्से में यहाँ बहुत कम बारिश होती है। मतलब तो ये जो बारिश है आपका, ये अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर तक होती है। और उत्तरी मैदान जो आपका हम देखेंगे, तो वहां जो ये बारिश होती है, वहां 110, उत्तरी भाग मैदान तो मैं नहीं कहूंगा, उत्तरी भाग जब हम कहते हैं, तो ये आपका पहुंच जाती है आपका 110 सेंटीमीटर तक। तो आप कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम में सबसे कम है, और उत्तरी भाग जो यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला, जिसको हम शिवालिक वाला कहते हैं भाग, वो आपका सर्वाधिक है। तो ये आपका वेरिएबल्स है इसमें। अब जो है कब से कब तक है, तो जून के एंड से, मतलब
और मिड सितंबर तक हम ये कह सकते हैं कि मॉनसून रहती है। इसमें क्रम भंगता भी हो जाती है, बीच में आपका कई दिन तक बारिश आई नहीं और क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन कभी नहीं रहती। छछरौली में सबसे ज्यादा बारिश होती है, यमुनानगर में, उसको चेरापूंजी ऑफ हरियाणा कहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये मिड सितंबर के बाद से वापस चली जाती है और वापस जाते समय थोड़ी बहुत एकाध मतलब एक बारिश आ गई, इसको पोस्ट मानसून कहेंगे। वो आपका जो है हरियाणा में कुछ भाग में हो जाती है, तो ये पोस्ट मानसून है। अब इसमें जब हम ग्रीष्म ऋतु का मैंने आपको बताया कि जून में, मार्च से जून में आपको मैंने बताया था कि लू आती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादातर कितना होता है? अधिकतर हिसार की तरफ में जो आपका दक्षिण पश्चिम भाग में ज्यादा टेम्परेचर होता है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में यहाँ ज्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ आपका अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 के बीच चला जाता है और एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें देखने को मिलता है। और जो विंटर्स है आपका मिड सितंबर से ये मिड मार्च तक आपका टेम्परेचर जो है आपका हिसार का, दक्षिण पश्चिम भाग का, रेवाड़ी का, इस एरिया का काफी कम हो जाता है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग का। और औसत जो आपका तापमान 12 डिग्री के आसपास और मिनिमम 3 के आसपास, 3-4 के आसपास से 2 से 4 के बीच में रहता है। और जो विंटर है वो काफी ड्राई होती है मतलब। उसके बाद है आपका, मैंने वर्षा ऋतु आपको बता ही दिया कब से कब तक है। जलवायु है आपका जो अर्ध उष्ण कटिबंध में है आपका, ये जलवायु कॉन्टिनेंटल टाइप है आपका, समुद्र से हम काफी दूर हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अब प्रोफेसर जसवीर सिंह जो आपका है आपका, उन्होंने आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को मेन 8 आपका पार्ट में डिवाइड किया है ज्योग्राफिकली। पहला आपको शिवालिक है, मैंने आपको शिवालिक के बारे में लगभग बता रखा है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है, शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड है और यहाँ पे यमुनानगर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वर्षा इस एरिया में होती है। तो ये आपका है दक्षिण में, इनके तीनों जिलों के दक्षिण में आपका जो फुट हिल आपका है, आपका मैदान है, गिरिपाद मैदान जिसको हम कहेंगे आपका, उसके फुट हिल्स में। और यहाँ जो आपका इनमें यहाँ पे इनको स्थानीय जो नाम है इन मैदानों का, इसको कहते हैं घर, जो फुट हिल्स में गिरिपाद जिसको हम कह देते हैं, उसको घर कहते हैं। और वहां से आगे जो बरसाती नाले वगैरह जो पहाड़ियों से आते हैं, उन्होंने वहां गहरे गहरे खड्डे इरोजन कर दिया, अपर्दन कर दिया है। उन्हें जो आपका नालों के कारण जो अपर्दन हुआ है, तो उसको चो कहते हैं, जो गहरे गहरे खड्डे होते हैं। उसमें क्या होता है, चो क्यों कहते हैं? उसमें पानी खड़ा रहता है, वहाँ चोआ ऊपर आ जाता है। फिर जैसे जब हम बारिश की बात करते हैं मानसून की, तो जहाँ आपका थोड़ी सी बारिश ज्यादा आती है जिस एरिया में, तो नीचे का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ऊपर आ जाता है, उसको हम चोआ बोलते हैं देसी भाषा में। चोआ कितना ऊपर है, जब हम ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, तो ट्यूबवेल लगाते समय इसको कहते हैं कि चोआ कितने ऊपर आ गया भाई। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पानी कितना जल्दी मिल जाएगा, कि पानी कहाँ मिलेगा मतलब। बट अब तो इतना स्क्रैस्टी हो चुका है कि नंबर हाईवे पर जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या हो रही है। फिर आपका नेक्स्ट में जब हम देखें, तो आपका जो एलिविल आपका प्लेन है, जो रोड मैदान है, तो ये फुटहिल से लेकर के अरावली तक, तो यहाँ आपका जलोढ़ के मैदान पाए जाते हैं। इसमें यमुना और घग्गर को आपको बिल्कुल कवर करना है, दोनों जो है आपका इम्पोर्टेंट है, यमुना और घग्गर। उसके बाद जो है आपका बाढ़ का मैदान है, इसमें बिल्कुल यमुना का जो एक भाग है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट यमुना के भी किनारे किनारे, इसको यहाँ खादर मिट्टी भी है। यमुना के जस्ट किनारे वाला भाग, बहुत दूरी तक नहीं, मतलब किनारे का मतलब 2-4-5 किलोमीटर इधर उधर, अब ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती यमुना। एक आध बार क्या हुआ कि आपका 10-12-15 किलोमीटर तक इम्पैक्ट डाल देती है, बट नहीं, वो 4-5 किलोमीटर तक का इम्पैक्ट रहता है इसका। तो वहाँ आपका जो ये खादर है आपका, वहाँ आपको मिलेंगे। दूसरा आपका जो है एक मारकंडा और घग्गर, वहाँ भी एक आध बार बाढ़ आ जाती है। तो वहाँ के जो मैदानों का निर्माण होता है उनको जो नाली वो कहते हैं, और मारकंडा से जो बाढ़ वगैरह आती है, कभी कभार उससे जो मैदानों का निर्माण होता है जलोढ़ का, जलोढ़ मिट्टी बेचती है, उसको हम बेट कहते हैं, उनको हम बेट कहते हैं मतलब। तो ये एक तो मारकंडा वाले आपका बेट हुआ, और दूसरा ये जो आपका है ये आपको मैंने अभी बताया नाली, जो घग्गर वाला है। तो उसमें आपका अनकाई दलदल भी या स्वैम्प भी हम कहते हैं, अनकाई स्वैम्प इसका नाम है। तो वहां पे आपका जो सिरसा की तरफ जाते जाते
जब ये आपका इनलैंड नदी हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तब वहाँ पे पॉसिबल रहता है। अब तो इतना ज़्यादा नहीं, पहले था आपका। फिर जो है आपका जो फ्लड प्लेन के बाद है आपका जो बालू के टिब्बे, जैसे आपका जो सैंड ड्यून्स होते हैं उसको हम टिब्बा कहते हैं, मतलब बालू का टिब्बा। तो जब टिब्बे की बातचीत आती है तो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, जो आपका एयर होती है उसके डिपॉजिट के कारण बन जाते हैं, एयर डिपॉजिट के कारण। अब इसमें हम देखेंगे कि कई बार बरखान जैसी आकृति अर्धचंद्राकार टाइप की बन जाती है, जो बीच का रेत उड़ा देती है और आपका थोड़ा-सा आधा चाँद सा नज़र आता है हमें, मतलब। ये आपका सैंड ड्यून्स मतलब आपका शिफ्ट होते रहते हैं, मोबाइल टाइप में, जैसे हम कहते हैं कि भई शिफ्टिंग है ये। सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इनमें है आपका। इन टिब्बों के बीच में आपको कुछ जगह जब बरसात आती है तो पानी खड़ा मिलता है। तो पानी जो रुक जाता है उसको कहते हैं ताल, यहाँ आपका ताल कहते हैं, जो नीचे भूमि होता है उसमें। और उसके अलावा वो जो झीलें बन जाती हैं उनको ठांठ या बावड़ी भी कहते हैं, मतलब। जो ये ताल होते हैं, ताल जो टीलों के बीच में होते हैं, वर्षा ऋतु में इनमें तालों में जल भर जाएगा। तो इन तालों में जब जल भरेगा तो इसको कहेंगे ठांठ या बावड़ी। बावड़ी तो नॉर्मल आप जानते ही हैं, राजस्थान में बोल देते हैं। और हरियाणा के भी दक्षिण पश्चिम में, या हरियाणा में बाकी जो आपका बांगर और खादर का जो भाग है, यहाँ बावड़ी नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं ना तालाब बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं। कि कहाँ जा रहे हो, पशुओं को पानी वगैरह पिला के लाते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं जोहड़, या देसी भाषा में कह देते हैं जोड़ है, खा जाते हैं। मतलब हरियाणा में ये खासियत है कि अक्षरों को खा जाते हैं, मतलब अक्षर को पूरा नहीं बोलते, मतलब या तो बहुत जोर डाल देते हैं अक्षर पर बोलने में, जैसे कंप्यूटर, रै के ऊपर पूरा फोकस होगा, लट लठ मतलब जोर दे देते हैं, या फिर अक्षर को खा जाते हैं, जैसे हरियाणा, हरियाणा, जुलाना, जुलाना। तो ये थोड़ा सा इजी जो होता है उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ये आपका बालू की टीप में मैंने आपको बताया। फिर अरावली का जो पथरीला प्रदेश, तो ये आपका अरावली का जो पथरीला प्रदेश है, ये आपका अभी हाईलाइट में भी रहा था। इससे पूछ सकता आपसे कि ये 100 मीटर की परिभाषा क्या थी और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता हरियाणा पर। तो सरकार अभी लागू करने जा रही थी कि भाई ये 100 मीटर वाला जो एरिया था उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 100 मीटर हाइट का। तो इसमें तो लगभग अरावली समाप्त हो जाती है, 90% 95% से ज्यादा। तो यहाँ आपका जो राजस्थान का डेजर्ट था उसका विस्तार लगातार होता रहता। तो सरकार जो है आपका, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। तो ये आपका जो हरियाणा के जो भिवानी, गुड़गांव, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इस तरफ बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता। दिल्ली की तरफ मुश्किल का बहुत विस्तार होता और ग्रीनरी लगभग समाप्त हो जाती है। तो अभी इस पे रोक है। तो अरावली आपका इस रूप में इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अरावली में जैसे महेंद्रगढ़ में एकमात्र एरिया जहाँ महेंद्रगढ़ है वहां से कुछ लोहा वगैरह मिलता है, कुछ खनिज मिलते हैं हरियाणा में, मतलब। और एक भिवानी में है, हिलना पत्थर मिलता है, एक पत्थर है वो हिलता रहता है, मतलब। तो ये एक आपका है, भिवानी में मिलता है, उसको हिलना पत्थर कहते हैं। एक है तरंगित बालू के मैदान जो होते हैं आपका, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, इसमें लगता है कि जैसे जो आपका छोटी छोटी पहाड़ियां जिसको रिज कह देते हैं, वो जो रिज है आपका इस टाइप में है, जैसे वो आपका ढके हुए हो, मतलब। तो इस टाइप क्या है कि वो ढके हुए हो, मतलब जैसे आपका बालू के रेत से। तो उसमें आपका ये निर्माण कैसे होता है इनका, उन पे ऊपर को आपका डिपॉजिट्स हो जाता है, आपका जो एयर आपका उसके द्वारा, ये बालू उसके डिपोजिशन से बनता है। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है अनकई दलदल, यानी कि स्वयं, अनकई स्वयं। ये सबसे लोवेस्ट आपका, सबसे नीचा आपका जो पार्ट है हरियाणा का समुद्र तल से, ये 200 मीटर से कम ऊंचाई पर है, ये यहाँ है। और ये आपका बेसिकली सिरसा के में है। तो ये आपको था मेरा, एक तो मैंने आपको इसमें क्लाइमेट के बारे में बताया, और फिर जो है आपका वर्षा वगैरह के बारे में, जो क्लाइमेट का ही पार्ट है उसका, और फिर जो पार्ट है आपका हरियाणा किस किस रूप में बटा हुआ है, ये था आपका। उसमें आपका जो थोड़ा सा पार्ट है आपका, जैसे मिट्टी का, मतलब कि हरियाणा में जो मिट्टी है आपका वो किस किस प्रकार की है। तो एक तो आपका हल्की मृदा जिसको हम कहेंगे, आपका दोमट जिसको हम कहते हैं, जिसमें बालू का अंश ज्यादा होता है, ये है आपका। ये फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ में है। इसमें चूना ज्यादा रहता है, मतलब बेसिकली इसको आप ध्यान रखेंगे, चूने का जो अंश होता है इसमें ज्यादा होता है।
और बालू का जो स्तूप स्तूप होते हैं ये मिलते हैं और ड्राई लैंड फार्मिंग ज्यादा रहती है इस एरिया में, क्योंकि इरिगेशन का बहुत ज्यादा प्रबंध है नहीं इस एरिया में, सिंचाई के प्रबंध नहीं है इस आर में। पानी है तो आपका रजवाई है, बट वो पानी जिसको हम कहते हैं ना लास्ट तक नहीं जा पाता, उसको हरियाणा में कहते हैं कि टेल तक नहीं जा पाता पानी, टेल मतलब लास्ट तक नहीं जा पाता, तो टेल तक नहीं पहुंचता पानी रजवाहों से। तो यहाँ आपका ड्राई फार्मिंग ज्यादा है, खास करके फसलें कौन सी ज्यादा मिलेंगी इस एरिया में? बाजरा मिलेगा, सरसों मिलेगी आपको, कपास मिलेगी इस एरिया में, बाड़ी जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं बाड़ी की फसल है भाई। फिर लाइट सोयल, हल्की मृदा के बाद में आपका इसको आपका दूसरा इसको थोड़ा सा और डिवाइड हम करेंगे इसको, जो है आपका एक आपका बालू दोमट मिट्टी है, एक दोमट मृदा है तो इनको दो भागों में बांट सकते हैं हम आपका। उसके बाद में जो है आपका जो है भारी मृदा है, जिसमें खादर भी कहते हैं, इसमें सिल्ट ज्यादा होता है। और ये आपको मैंने अभी बताया था कि खादर कहाँ कहाँ विस्तृत है, यमुना के आसपास। एक नया खादर, एक पुराना खादर। पुराना खादर को हम ये कह सकते हैं कि ये तो भाई बांगर है, तो बांगर में जो है आपका ये खादर का ही पार्ट था, बट यहाँ बाढ़ नहीं आई है, उपजाऊ है, बट ह्यूमस वगैरह की मात्रा थोड़ी सी कम मिलती है। जो ह्यूमस की मात्रा बाढ़ वाले भाग में मिलेगी वहां थोड़ी सी ज्यादा है, और हमारे यहाँ पे जो बीज का पार्ट होगा, जैसे रोहतक है, जींद है, कैथल है, इसमें ह्यूमस की मात्रा थोड़ी कम मिलेगी, ज्यादातर सिंचाई से काम चलेगा। और यहाँ पे चावल है, जौ है, गेहूं है, चना है, ये फसलें इसमें ज्यादातर लगाई जाएंगे। आजकल जो है आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सिरसा वगैरह में जहाँ ड्राई फार्मिंग हो रही है, वहां पे किन्नू वगैरह ज्यादा लगाए जा रहे हैं, और अगर सिरसा की तरफ देखेंगे तो आपको किन्नू की खेती ज्यादा हो रही है। इसके अलावा भी कुछ जो आपका व्यवसायिक कृषि, आपका जो प्रोफेशनल आपका जो एग्रीकल्चर है, आपका वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो हो रही है हरियाणा के कई भागों में। फिर आपका शिवालिक में जो आपका है, आपका शिवालिक की जो मिट्टियां हैं, तो वो आपका किस प्रकार की है तो ये आपका इसमें ज्यादा है बालू, बलुआ पत्थर, बजरी, इस टाइप की मिट्टियां इसमें ज्यादा इसमें प्रधानता रहती है। और इसमें आपको इनको मैंने बताया था कि आपका घर कहते हैं कालका के आसपास इन्हें, और जगाधरी में इनको कंधी कहते हैं, कंधी। कांडी भी आपका कई बार लिखा होता है, तो कंधी या कांडी ये कहते हैं। इसमें आपका जो पथरीली मिट्टियां हैं, ये पर्वतीय मिट्टी है आपका इस तरफ में। अब इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है, मिट्टी में सबसे मेन प्रॉब्लम आपको नजर आएगी वो सैलिनिटी की, लवणता की, लवणता आपका बहुत ज्यादा है, एल्कलिनिटी बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ जो दक्षिण के भाग हैं आपका, दक्षिण पश्चिम में है, जहाँ इरेजर की एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां पे आपका खास करके नमी जो आपका होता है, तो मॉइस्चर जो आपका उसका बहुत ज्यादा अभाव है। तो ये आपका कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं आपका जो हमारी मिट्टियों की हैं। इसमें आपको एक हवा के कारण, वायु के कारण अपर्दन हो रहा है, वायु, और उसके बाद में वायु के साथ साथ में जो दूसरा अपर्दन आपका हो रहा है वो जल के कारण है। तो जल में का अपर्दन उत्तरी भाग में, और वायु जो अपर्दन है आपका, विंड आपका जो इरोजन है वो आपका इस तरफ में होता है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो ये आपका है। अब हमारे यहाँ दूसरी एक अपर्दन का एक कारण और भी है, पशु चारण भी है एक प्रमुख कारण। दूसरा आपका वनों का ना होना, और एक फसल पैटर्न, एक जैसा फसल पैटर्न है, उसके कारण भी जो है आपका मृदा अपरदन हो रहा है। तो ये चीजें आपको आपका क्लाइमेट की है, इसमें सॉरी सोइल की है। अब जो है मेन जो है आपको कुछ झीलें हैं, जैसे आपका गुड़गांव में है आपका, तो दमदमा है, सुल्तानपुर के पास सुल्तानपुर झील है, खलीलपुर झील है, कोटला है, ये मेवात में है, चांदनी है, उझीना है, ये भी मेवात में है, बड़खल है, फरीदाबाद में है, कर्ण है वो करनाल में है, बेबीपुर झील है वो कुरुक्षेत्रा में है। तो ये मुख्य मुख्य सी झीलें हैं आपका। कर्ण लेक आपका मैंने अभी बताया करनाल में है। तो ये कुछ मुख्य झीलें हैं जो आपका आपका हरियाणा में आती हैं मुख्य मुख्य रूप से। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सुल्तानपुर तो एक बर्ड सेंचुरी भी है, वहाँ प्रवासी पक्षी भी आपका ज्यादा आते हैं अगर पूछे तो। ये भी कौन से पक्षी तो आपको प्रवासी पक्षियों को बताना कि यहाँ पर ज्यादा आते हैं, और ये आपका टूरिज्म स्पॉट भी है बेसिकली।
जहाँ भी है ये आपका, तो यहाँ के आसपास में टूरिज्म स्पॉट बना रखा है, जैसे बड़खल है, तो यहाँ पे यहाँ टूरिज्म का आपका गेस्ट हाउस बना हुआ है। तो ये है आपका भी। तो ज्योग्राफी में आपका वनीकरण वगैरह बहुत कम है, और फरीदाबाद और हिसार में जो है आपका दो आपका ये एनवायरनमेंट कोर्ट है। तो ये आपको, इसके अलावा कैंप कोर्ट भी चलता है करनाल में। तो ये आपकी मेन मेन है आपका। सर्वाधिक वन मैंने आपको बताया था यमुनानगर में है, बाकी तो यहाँ बहुत कम है। ये आपका है भाई, ये आपका ज्योग्राफी का मेन मेन सा था। बाकी कुछ भी जो करंट है आपका उसका रहता है आपका करंट, मैं आपको फिर कराऊंगा। और खनिज का मैंने आपको बताया कि भाई आपका मैक्सिमम जो खनिज है आपका, ये आपका महेंद्रगढ़ में ही है, लोएस्क वगैरह है। और इसमें मैग्नेसाइट जो आपका लोएस्क है, मैग्नेटाइट, वो मिलता है। अबरक थोड़ा बहुत नारनौल में मिलता है, अबरक जो आपका बहुत ज्यादा नहीं। और हिलना पत्थर मैंने बताया था भिवानी में। भिवानी के पास एक गांव है कलियाना, अब तो ये दादरी में चला गया है, दादरी तहसील में, दादरी अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो ये दादरी में कह सकते हैं, चरखी दादरी में कलियाना गांव में। तो यहाँ पे आपका ये मिलता है। बाकी स्लेट का पत्थर है आपका गुड़गांव महेंद्रगढ़ में आपका पाया जाता है। तो ये मेनली कुछ एक खनिज है आपका। बाकी तो आपका बाकी ये जो अवैध खनन होता ही है, जिसमें रेत वगैरह नहरों से निकाला जाता है। तो खनिज बात हरियाणा में बहुत ज्यादा नहीं है। इसको बस यही मेन चीजें थी। मैंने साथ में आपको एग्रीकल्चर भी बताया, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी मैंने आपको बताई, वो हिसार में है। उसके एक रीजनल सेंटर है आपका, वो कोल में है। मतलब इसमें बेसिकली राइस के ऊपर रिसर्च किया जाता है। मतलब कोल कैथल में है आपका, ये हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये चीजें हैं। और फसलें जो आपका रबी और खरीफ की हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भाई खरीफ में या रबी में आपका कौन सी फसलें आती हैं। पहले तो इतना पैटर्न आपको पता हो कि गेहूं किसकी है, जौ किसकी है, ये टाइप में ध्यान रखना। बस हरियाणा की फसलें क्या है खाद्यान्न में, गेहूं, चना, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का। और बाकी जो है आपका देखेंगे तो कपास है, व्यावसायिक में आपका कैश क्रॉप्स में आपका, तो कपास आप कह सकते हो। बाकी और कैश क्रॉप्स में बहुत ज्यादा नहीं आएंगे आपको नजर। बस फिर आपका जो है ये सरसों है आपका हिसार वगैरह में, इस एरिया में आपको सरसों ज्यादा मिलेगी। धान का कटोरा कहा जाता है इसका नारनौल करनाल को, सॉरी, करनाल को जो है धान का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ पे बासमती धान होता है और उसका मैक्सिमम निर्यात किया जाता है। ये है भाई आपका। बाकी का जो है मेन मेन सा ज्योग्राफी का मैंने करा दिया। कुछ करंट अफेयर करके आपको बीच में एक दिन क्लास लेंगे करंट अफेयर की, एक दिन हरियाणा का करंट अफेयर हो जाएगा, और एक दिन आपका उसी में, मतलब मैं कोशिश करूंगी थोड़ी बड़ी क्लास हो जाए 1.5 घंटे की, उसी में नेशनल जो करंट अफेयर होगा हमारा, इंटरनेशनल जो होगा, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो ये आपका है। तो कोई डाउट हो तो आप मॉक दे करके देखिए, मॉक के लिए आइए। आज एक बच्चे ने दिया भी था, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तोबा ने दिया था, तो तोबा जी से आप पूछ सकते हैं। तोबा जी से आप बातचीत कर सकते हैं कि कैसा था, क्या फीडबैक हमने दिया, कैसी हमारी टीम थी। तो आप निश्चिंत होकर के रहिए, आपके साथ हम पूरा जस्टिफिकेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में। आपके मेंस में अच्छे होंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है जी, ठीक है भाई। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, गुड नाइट।